नमस्कार, स्वागत है आपका एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में लगी आग अब बेकाबू हो गई है। 4 दिन से लगी आग की लपटें नैनीताल में हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच चुकी हैं। वन विभाग के कर्मचारियों, फायर ब्रिगेड, पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर से भी पानी की बौछार की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर आपात बैठक बुलाई है। देखिए, जंगलों की आग हमारे लिए बहुत चुनौती है और लगातार आग बढ़ी है। उसको लेकर हम लगातार तैयारी भी कर रहे हैं। लगातार जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं। सेना से भी हमने मदद मांगी है। सेना के हेलीकॉप्टर भी आज पानी डाल रहे हैं और भी मैं भी आज हल्द्वानी में भी अभी इस पर मैं मीटिंग करने वाला हूं। कल यहाँ देहरादून में भी करी है। हमारा हर प्रयास रहेगा कि जल्दी जल्दी इस आग पर काबू पाया जाए। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो नैनीताल के जंगलों में आपको बताएं कि धूधू का जो जंगल है वो दहक रहे हैं और अब इसकी जो आंच है वो हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच चुकी है। तस्वीरें भी आपके सामने कि नैनीताल में आपको बताएं कि नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगती हुई साफ तौर पर लपटें दूसरे अब गांव को पकड़ने लगी हैं। हालांकि इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आपात बैठक बुलाने की बात कही गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अजहर मलिक मेरे साथ जुड़ गए। अजहर, लगातार जो है नैनीताल में जो जंगलों में आग लगी हुई है वो बढ़ती जा रही है और आग की लपटें अब हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच चुकी है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? उत्तराखंड में जिस तरीके से मौसम ने अपने मिजाज बदले और चिलचिलाती फेसबुक के साथ लगातार जंगलों में आफत बनकर टूटती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जंगलों में आग के मामले लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक तत्काल एक मीटिंग बुलाई है, जिसको लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की जा रही है और जल्दी से जल्द इससे निस्तारण और बचाव के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने की तैयारी में धामी सरकार दिखाई दे रही है। जी, वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपात बैठक बुलाने की भी बात कही है और मीटिंग भी करने की बात कही है। तो क्या लगता है कि मीटिंग के बाद जो लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जो जंगल जल रहे हैं उस पर कुछ समाधान निकलेगा? हालांकि हर साल की तस्वीर बार बार सामने आती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मौसम परिवर्तन हुआ था विभाग हर तरीके से अलर्ट था। लगातार कोशिशें करी जा रही थी कि आग न लगे। उसको लेकर सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत का कहर देखने को मिला है। सूखे पेड़, चीड़ के पेड़ों की वजह से जंगलों में आग लग गई, जिसको लेकर एयर फायर का भी इंतजाम किया गया था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर, हवाई जहाजों के माध्यम से आग पर काबू पाया जाए। लेकिन अब और भी हाईटेक तरीके से जल्द निजात पाने के लिए उसको लेकर एक आपातकाल बैठक का आयोजन किया गया है। उसके बाद ही कुछ, लेकिन अजहर, क्या इसके पीछे कारण है? क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है पतझड़ का भी है, पत्ते जो है सूखे पत्ते होकर गिरते हैं पेड़ों से, तो बहुत ज्यादा पत्तों का गिरना, क्या इसकी वजह से आग लगाई जाती है या फिर अपने आप ही जो है आग बढ़ती चली जा रही है? इसके पीछे कारण क्या है? ये जंगलों में आग कौन लगा रहा है? क्या विभाग की तरफ से जो पत्ते हैं उनको जलाने के लिए, साफ सफाई के लिए जंगलों की, क्या कारण इस आग के पीछे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे पहाड़ों में कुछ ऐसे पेड़ भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से तुरंत ज्यादा हीटिंग के चलते आग जलने के मामले पड़े रहते हैं। पत्थरों का लगातार नीचे वो खिसकने का सिलसिला आपस में रगड़ कर भी आग का कारण होता है। दूसरा, कुछ लोगों की लापरवाहियां भी इसमें देखी गई हैं कि छोटी छोटी चीजें माचे आग के कारण या फिर आग का कुछ ना कुछ ऐसे शख्स में डाल देते हैं, जिसकी वजह से पत्तों में आग लगती है और वो धीरे धीरे एक विशाल रूप ले लेती है। यानी कि जो ये आग है, समझा जाए इसको ऐसे अजहर कि आग ही अपने आप लगी है, किसी प्रशासन की तरफ से, किसी भी स्थानीय प्रशासन की तरफ से दरअसल जंगलों को साफ करने को नहीं लगाई जाती, किसी लापरवाही के चलते आग लगती है और लपटें जो है जंगल दर जंगल बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ ये कहिए कि कुदरत का कहर भी होता है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की लापरवाहियां भी होती हैं। ऐसे कई सारे मामले सामने आ जाते हैं जिसको लेकर आग के मामले समझना। हालांकि सरकार द्वारा लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि लगातार अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग करी जाए। अगर बात करी जाए तो जनपद नैनीताल के तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र की, तो डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या ने लगातार अपने क्षेत्र में निगरानी बनाई थी, व्यवस्था दुरुस्त कर ली थी, जिसकी वजह से और पानी की जो किल्लत जानवरों को ना हो उसको लेकर भी व्यवस्था कर ली थी। लेकिन अपने
लेकिन अजय ये वाकई बहुत बड़ी लापरवाही है किसी भी तरीके का कोई हर साल इस तरह की आग लगती है, कोई मामला सामने नहीं आया आग का। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी लापरवाही है कि हर साल इस तरीके से आग लगती है, प्रशासन को इसकी कोई खबर नहीं लगती। और ये कोई तस्वीर पहली बार तो सामने आई नहीं है। इस मौसम में हर साल जो है जंगल धधकते हुए उत्तराखंड के दिखाई पड़ते, लेकिन ये बहुत बड़ा वन संपदा का नुकसान, क्योंकि यही प्राकृतिक संसाधन जो है हमें जीने का आगे मकसद देती है। लेकिन जिस तरीके से जो लापरवाह रवैया पहाड़ों में जंगलों में दिखाई पड़ रहा है, ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका अजहर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। पौड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने चारधाम यात्रा की सफलता और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने यात्रा के सभी पहलुओं को ध्यान से विचार किया और यात्रा के दौरान सुरक्षा की पूरी गारंटी देने के लिए विशेष निर्देश जारी किए। इसके अलावा उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को यात्रा के प्रारंभिक चरण से ही सहयोग और समर्थन के लिए आग्रह किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रा विशेष रूप से सुरक्षित और सुगम बने। उन्होंने विशेष रूप से सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रत्येक धाम की यात्रा के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए। उनका प्रयास है कि यात्रा सफलतापूर्वक आयोजित हो और यात्रियों को अपने धार्मिक अनुष्ठान का अनुभव करने का अवसर मिले। ऑनरेबल सीएम सर की चेयरमैनशिप में जो आज चारधाम यात्रा की बैठक हुई, तो हमारा पूरा फोकस इसमें है कि किस तरीके से स्टेट की जो प्रिपरेशन है वो बेहतर तरीके से दिखे भी और आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए किसी किस्म का कोई असुविधा ना हो और उन्हें हम जो भी बेटर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। स्पेशली हमारे 2 मेन एरिया हैं या 3 माने जा सकते हैं, जिसमें कोटद्वार और लक्ष्मण झूला और नीलकंठ के आसपास का एरिया और श्रीनगर है। तो तीनों ही ट्रांजिट पॉइंट के तौर पे यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्रैफिक कंडीशन वाला पार्ट या टॉयलेट्स का पार्ट है, पार्किंग एरियाज है, होटल्स हैं, ओवर रेटिंग का एस्पेक्ट है, खाने की क्वालिटी और उसकी रेट्स और उन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग मॉनिटर करेंगे। साथ ही जो व्हीकल्स के एक्सीडेंट ना हो तो रोड सेफ्टी वाला पार्ट भी हमें देखना है। तो इस तरीके सारे डिपार्टमेंट्स को पहले भी डायरेक्शन जा चुके हैं और फर्दर हम लोग क्लोजली मॉनिटर करते हुए एक एक एस्पेक्ट को रिव्यू करेंगे। इसके लिए जो छाती कहल वाला रोड है उस इशू को पहले भी फ्लैग किया जा चुका है और सचिव PWD महोदय द्वारा इसे पर्सनली भी देखा गया है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन या परमानेंट सोल्यूशन पे भी काम किया जाएगा और अभी की जो स्थितियाँ हैं उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स किए जाने उसके लिए ऐसी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मुकेश बछेती मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश, चारधाम यात्रा को लेकर अब जो है समय बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, अब मई माह में चारधाम यात्रा शुरू होने को है, जिसको लेकर जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने भी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने यात्रा को सरल सुगम बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि जो यात्रा का सीजन है काफी गर्म मई का माह रहता है, उसमें जो स्वास्थ्य रहता है उसमें गिरावट लगातार दर्ज देखी जाती है। इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य महकमे को चौकस रहने के निर्देश दिए हैं कि जो यात्रा में आने वाले बुजुर्ग और बच्चे होंगे उन पर विशेष फोकस किया जाए कि उनकी स्वास्थ्य सुविधा उनको बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराई जा सके। बिल्कुल, और क्योंकि जिस तरीके से अब यात्रा का जो समय है वो नजदीक है, ऐसे में अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए, चाहे फिर वो स्वास्थ्य संबंधित सुरक्षा हो, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, तमाम जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से कैटेगरी में डालकर की गई हैं? क्योंकि पिछले बार अगर हम देखें तो हमें देखा था कि कई जो है श्रद्धालु जो आए थे वो हार्ट अटैक की वजह से जो है कई लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में क्या व्यवस्था मेडिकल और अन्य व्यवस्थाओं के रूप में की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात की जाए तो उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जो बुजुर्ग है उनका पहले चेकअप किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें यात्रा करने के लिए आगे भेजा जाएगा। क्योंकि पिछले बार की बात करूं तो हार्ट अटैक से सबसे अधिक मौतें चारधाम यात्रा में देखने को मिली थी। इसके मद्देनजर ये कड़े दिशा निर्देश उन्होंने स्वास्थ्य महकमे को दिए हैं। इसके साथ ही मैं सुरक्षा की बात करूं तो जो चारधाम यात्रा में जाने वाले जितने भी वाहन होंगे उनकी फिटनेस को लेकर उन्होंने विशेष अभियान चलाकर पास जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा वाहन चारधाम यात्रा पर नहीं जाएगा जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा। इसके साथ ही जो देखा जाता है कि जो ड्राइवर होते हैं ये लंबे रूट पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, जो दुर्घटना का प्रमुख कारण रहता है। तो इसके मद्देनजर उन्होंने 2 ड्राइवरों को एक बस में रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि ये मतलब बारी बारी से अपने जो बस है या वाहन है इस तरह जिससे दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सकेगा। तो ये जो 2 ड्राइवर का कॉन्सेप्ट आपने बताया मुकेश, क्या ये
जो सरकारी वाहन वहां तक जाएंगे परिवहन निगम के उन्हीं के लिए, या फिर जो निजी वाहन भी लेकर जाएंगे उनके लिए भी निर्देश जारी किया गया है? नहीं, जो यात्रा रूट पर सरकारी बसें होती हैं, जो जेमो की बात करूं, चाहे ये अन्य बसें होंगी, ये उनके लिए लागू किया गया है। जो टूर एंड ट्रेवल्स की बसें होती हैं उनके लिए लागू किया गया है। जो निजी वाहन है उनके लिए तो एक दिन का स्टे अनिवार्य रखा जाता है कि वो एक दिन में आ जा नहीं सकते हैं। इसलिए जो बसें हैं, क्योंकि ये यात्रियों को छोड़कर तुरंत ही नीचे आती हैं, तो इसलिए इन्होंने इस तरह के नियम को जो परमिट इशू किए जाएंगे उनके लिए लागू किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। निजी अस्पतालों से मिलने वाले मोटे कमीशन के चक्कर में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में गुमराह किया जा रहा है। प्रसव के लिए पहुंचने वाली हर गर्भवती महिला को लापरवाही और केस बिगड़ने का खौफ दिखाकर आशाएं निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दे रही हैं। इतना ही नहीं, निजी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव कराने की सलाह देकर आशाएं कमीशन के चक्कर में ये खेल खेल रही हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी ऐसी आशाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की तैयारी करने में लगे हैं। आपको बता दें कि उधमसिंह नगर, काशीपुर और जसपुर में आशाओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि निजी अस्पतालों से मिलकर आशाएं मोटी कमीशन खाने के लिए ये खेल खेल रही हैं और सरकार के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है और ऐसी आशाओं पर निगरानी रखकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। मामला है और आशाएं को जो है हमारे सरकारी तंत्र में लाने के लिए ही इंसेंटिव हम दिए जाते हैं और उनका कार्य यही है कि वो सरकारी तंत्र में डिलीवरी लाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाएं। और अगर कोई इसमें आशा नहीं करती है तो और शिकायत पाई जाती है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करनी। तो आशा वर्करों पर कड़ी कार्रवाई होगी और आरोप ये लग रहे हैं आशा वर्करों पर कि दरअसल अपना निजी लाभ पाने के लिए वो सरकारी अस्पतालों को छोड़कर निजी अस्पतालों में यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ जो है डील कर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी के लिए उनको प्राइवेट अस्पतालों तक पहुंचा रही हैं। और ये साफ तौर पर सख्ती जो है स्वास्थ्य महकमे की तरफ से बरती गई है कि अगर इस तरीके से कोई भी आशा वर्कर इस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में गांठ अगर करती हुई पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, डोईवाला हरिद्वार हाईवे पर माझरी चौक पर फिर बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। यहां पर ट्रक और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह हादसा कल देर शाम 11 बजे हुआ। वहीं इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। यात्रा सीजन शुरू होने के साथ ही यात्रियों से ठगी करने वाले गैंग भी सक्रिय हो गए हैं। हरिद्वार में एक धर्मशाला में ऑनलाइन कमरे बुक करने के नाम पर हरियाणा के यात्रियों से 6000 की ठगी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि यात्रियों ने ऑनलाइन वेबसाइट पर हरिद्वार के जयपुरिया भवन धर्मशाला में 4 कमरे बुक कराए थे, जिसके लिए उन्होंने पेमेंट ऑनलाइन कर दी थी। यात्रियों को हरिद्वार पहुंचने पर यह पता चला कि धर्मशाला की ओर से उनके लिए कोई बुकिंग ही नहीं की गई है, जिसके बाद उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। अब वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अधिकृत वेबसाइट के जरिए ही अपनी अपनी बुकिंग करें। ऑनलाइन बुकिंग को करते समय आप उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि होटल धर्मशाला में बुकिंग के नाम पे इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। और इसके अलावा जो चार धाम के लिए हेली टिकट का भी है, उसमें भी इस तरह के फ्रॉड पिछली बार भी देखने को मिले हैं। तो यात्री सतर्क रहें और जो ऑफिशियल वेबसाइट है बस उसी पे जाके इस तरह की बुकिंग करें। किसी भी फेक वेबसाइट पे जाके बुकिंग ना करें, क्योंकि उससे उनका नुकसान भी होगा और एक छवि भी धूमिल होगी। उत्तराखंड के वन विभाग को जल्द नया मुखिया हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स ऑफ मिलेगा। बृहस्पतिवार को शासन में इसके लिए डीपीसी हो गई है। डीपीसी के बाद जल्द ही नए पीसीसीएफ की ताजपोशी की जाएगी।
आपको बता दें कि मुखिया की दौड़ में कई अधिकारी शामिल हैं। उत्तराखंड वन विभाग में इन दिनों लोकसभा चुनाव आचार संहिता के बीच नए मुखिया की ताजपोशी को लेकर चर्चाएं चल रही है। हॉप अनूप मलिक का कार्यकाल 30 अप्रैल को पूरा हो रहा है। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वन विभाग की कमान किसे मिलेगी, इस पर विभाग में सुगबुगाहट के बीच बृहस्पतिवार को डीपीसी भी की गई है। तो आचार संहिता के बीच नए मुखिया की जो है ताजपोशी की जाएगी, ये दरअसल बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड वन विभाग को जल्द मिलेगा नया मुखिया। 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है पीसीसीएफ का कार्यकाल। तो अब नए मुखिया की तलाश में हालांकि कई नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में अनूप मलिक का जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है और आचार संहिता के बीच क्या मुखिया की ताजपोशी होगी, हालांकि ये बड़ा सवाल। उत्तराखंड वन विभाग को जल्द अब नया मुखिया मिलने जा रहा है, जिसमें 30 अप्रैल को जो पीसीसीएफ है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिख रहा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। पिछले 11 दिन में 15,12,993 श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं अब तक गंगोत्री के लिए 2,77,901, यमुनोत्री के लिए 2,53,883, केदारनाथ के लिए 5,21,052, बद्रीनाथ के लिए 4,36,688 और हेमकुंड साहिब के लिए 23,469 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। आपको बता दें कि इस साल चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। चारधाम यात्रा में पिछले साल 54 लाख के करीब जो है श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। जंगलों में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए हरिद्वार में वन विभाग ग्रामीण और वन गुर्जरों की सहायता ले रहा है। इसके लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाकर वन गुर्जरों और किसानों को आग के कारणों के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ आग लगने के दौरान वन कर्मियों की मदद करने का आग्रह भी किया गया। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि इस फायर सीजन में अभी तक हरिद्वार के जंगलों में आग की कोई बड़ी घटनाएं सामने नहीं आई, लेकिन एहतियातन वन महकमा हर स्तर पर आग से बचाव की तैयारी में जुटा हुआ है। तो अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में जो जंगलों में है आग धधकती हुई दिखाई पड़ रही है, इसी कड़ी में हरिद्वार प्रशासन भी पूरी तरीके से चाक चौबंद दिखाई पड़ रहा है। मतलब जंगल के किनारे जो विलेजेस हैं वहाँ पे उन्हें जागरूक करा जा रहा है। जैसे गेहूं का कटान चल रहा है आजकल, तो उनसे हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि जो आपका ये रेसिड्यू बचता है, जो कि फसल का अवशिष्ट बचता है, इसे आप ना जलाएं। वैसे तो वो लोग भूसा ही बना रहे हैं, मैंने देखा भी जाके पथरी के इधर उधर लोगों से बात करी, फिर भी उन्हें हमने जागरूक किया कि इस पर आग ना लगाएं, जिससे कि जंगल में कहीं आग ना पहुँच जाए। और जैसे गुज्जर्स हैं, काफ़ी सारे गुज्जर नापलैंड में रहते हैं, इधर संरक्षित पट्टियों के किनारे हो गया, चाहे टीएचडीसी के लैंड में इधर हैं, सिंचाई विभाग की भूमि में हैं, उन्हें भी हमने जागरूक करा है कि आप लोग यहाँ रहते हैं तो आपका फ़र्ज भी बनता है कि अगर कोई गैर गतिविधि या फिर कोई ऐसा आपको संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे दिखता है आग जलाता हुआ या कुछ, तो हमें तुरंत सूचना दी जाए, उस पर त्वरित कार्रवाई करी जाएगी। और उन्हें सहयोग भी करने के लिए कहा गया। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हमें हमारा सहयोग भी आपको स्टाफ को करना पड़ेगा। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, जहां चिलचिलाती तेज धूप से जंगलों में आग का तांडव देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर बढ़ती गर्मी से जंगली जानवर पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के लिए भटकते जानवरों और जंगलों की हिफाजत के लिए अब वन विभाग अलर्ट हो गया है और अपनी तैयारी कर ली है। आपको बता दें, बुधवार को भी टिहरी, नरेंद्रनगर, रामनगर, लैंसडौन वन प्रभाग और केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग में ऐसे ही आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। आग के बढ़ते इस ग्राफ से चिंतित वन विभाग भी अलर्ट दिखाई पड़ रहा है।
जहां आग से निपटने के लिए तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में टीमों का गठन और टीम द्वारा लगातार क्षेत्र में गश्त की जा रही है। इतना ही नहीं, जंगलों में रहने वाले वन्य प्राणी आग से बचाने के साथ साथ इन वन्य जीवों को किसी भी तरीके से पीने के पानी की समस्या भी ना हो, उसको लेकर भी डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्या ने इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। देखिए, इस समय वास्तव में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जंगलों में आग की घटनाएं भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो तराई में, लेकिन हम लोग हैं, तराई के जंगल हैं, तो थोड़ा सा उस लेवल पे आग यहाँ पे नहीं लगती है, और अगर लगती है तो तेज़ी से हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास लगभग हमने 80 फायर वॉचर्स और हमारा क्रू स्टेशन क्रू मेंबर्स लगे हुए हैं, जिसमें कि हम आग के रोकथाम के लिए पूरी तरह से अलर्ट हैं और उसकी पूरी तैयारी है हमारी। तो इसलिए हमारे यहाँ आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो क्योंकि गर्मी का मौसम है, जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। तो हमारे जितने भी वाटर होल्स हैं जंगल के अंदर, जो भी बने हुए वाटर होल्स में, सब में नियमित रूप से हम लोग टैंकर से, जहाँ तक हमारा पानी की जो हमारी लाइन है वहाँ से अगर लाइन से अगर पड़ जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जिस जगह पे पानी की लाइन नहीं है वहाँ पे हम लोग टैंकरों से व्यवस्था कर रहे हैं पानी की। और लगातार इसमें जो है देख रेख हमारी चल रही है कि कहीं पे भी कोई ऐसा ना हो कि जंगल में पानी की कमी की वजह से आबादी की तरफ जानवर आए, ऐसा नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।